तो बेटा आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे पास 11th का यूनिट 5 एंड द टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं बेटा कि मैटर क्या होता है। हालांकि फर्स्ट यूनिट में चीजें डिस्क्राइब की जाती हैं, मगर आपको समझना है कि मैटर है क्या। द होल यूनिवर्स जिस चीज से बना है बेटा वो मैटर है। द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, जो भी उसके अंदर आ गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, सुपरफूड, जो भी आ गया ना बेटा वो सब मैटर। मैंने पहले भी समझाया, फिर बताता हूं। अगर आपको मैटर को समझना है, मान लीजिए ये यूनिवर्स है, फॉर एग्जांपल हम इसको यूनिवर्स कंसीडर कर रहे हैं और इसको क्रश करना शुरू करें तो यहां से पाउडर निकलना शुरू हो जाएगा। और कब तक क्रश कर सकते हैं? जब तक ये सारा पाउडर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो बेटा अगर चोक एक यूनिवर्स है ना, तो अंदर का जो पाउडर है वो मैटर है। तो समझिए अगर कोई इंसान पूरे यूनिवर्स को पकड़ के क्रश करना शुरू कर दे तो जो भी कुछ बाहर निकलेगा वो सब मैटर। क्लियर है? द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। अभी बात करें तो हमारा टॉपिक आ जाता है बेटा की स्टेट्स ऑफ मैटर पे। अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखते हैं बेटा तो हमारे पास 3 स्टेट्स आती हैं। वन इज कॉल्ड सॉलिड, another one is called liquid and final is called gas. Solid, liquid and gas, ये 3 स्टेट्स हमारे पास आती हैं। आउट ऑफ दीज ये जो सॉलिड स्टेट है बेटा जी ये 12th में स्टडी किया जाता है, फर्स्ट यूनिट है 12th का। लिक्विड को भी हम 12th में स्टडी करते हैं जिसमें हमारा सॉल्यूशन आता है। और इसके अलावा 11th में हमारे पास, याद कीजिए फर्स्ट यूनिट में आता था मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह, ये सब 11th में हमारे पास आ जाता है मोलैरिटी। वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन को हम लोग पढ़ते थे जिसमें हम मोल कंसेप्ट, पीपीएम, परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इन सब चीजों को बेटा स्टडी करते हैं। इस यूनिट में जो हमारा पूरा फोकस है वो गैसियस स्टेट पे। ठीक है जी? तो सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर करते हुए पूरा फोकस इस यूनिट में किस पे है? गैस। तो अब हम क्या करेंगे, अगले कुछ दिन गैस के बारे में ही पढ़ेंगे। गैस का नेचर कैसा होता है, गैस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, गैस का किस टेम्परेचर पे स्टडी होता है, किस प्रेशर पे होता है, कौन सी ऐसी लॉज है जो गैस के केस में एप्लीकेबल होती हैं, और साथ में फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। गैसेस काम कैसे करती है, गैसेस को स्टडी कैसे करना है, गैसेस के नेचर को कैसे स्टडी किया जाता है, वो आ जाती है बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इनिशियल फेज में मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमने गैसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। वन इज कॉल्ड आइडियल गैस, अनदर वन इज कॉल्ड रियल गैस। हमारे पास ये 2 कैटेगरीज है गैस। अभी आइडियल और रियल में एक बार फर्क समझते हैं बेटा। देखिए इधर नोट कर लीजिए एक बार इसको। हम गैसेस को बेटा जी मोटे तौर पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक आइडियल गैस और एक रियल गैस। अभी आइडियल और रियल गैस में है क्या समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, अगर यहां पे एक गैस का पार्टिकल, कोई भी गैस का पार्टिकल है, और इसकी वॉल्यूम इस पूरे कंटेनर के मुकाबले नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नेग्लिजिबल वॉल्यूम है किसकी, गैस के पार्टिकल की वॉल्यूम, किसके कंपैरिजन में, कंटेनर के। नंबर 2, अगर यहां 2 गैस के पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए एक ए हो गया और एक बी हो गया, और इनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है, और यू कैन से अट्रैक्शन और रिपल्शन भी नेग्लिजिबल है, तो ये जो गैस होगी बेटा ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। 2 कंडीशन कौन सी है, एक उसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, नेग्लिजिबल हो, किसके कंपैरिजन में, कंटेनर की। नंबर 2, अगर कोई दूसरा पार्टिकल है तो उसके साथ ना तो अट्रैक्शन हो ना ही रिपल्शन। तो ऐसे केस में क्या होता है, गैस का पार्टिकल अपना एक्चुअल बिहेवियर शो करेगा क्योंकि वो किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। बट ये भी जानना जरूरी है बेटा कि दुनिया में कोई भी गैस 100% आइडियल है। सभी गैसेस थोड़ा थोड़ा आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि ना तो पूरी तरह से अट्रैक्शन या रिपल्शन 0 होता है बेटा जी, ना ही वॉल्यूम 0 होता है। तो गैसेस जो होती हैं हमारे पास, जो नेचर में हम स्टडी करते हैं,
वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर पाती हैं, उन गैसेस को हम बोलते हैं रियल गैसेस। रियल गैस वो है जो क्वाइट क्लोज टू आइडियल होती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है बेटा जिससे हम रियल को थोड़ा थोड़ा आइडियल बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है एक बार वो समझिए। पहली बात बेटा जी, मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि गैस के पार्टिकल की वॉल्यूम या अट्रैक्शन लगा लीजिए नेग्लिजिबल होना चाहिए। ये कब हो सकता है? जब पार्टिकल्स बहुत दूर, सीधी सी बात है, अगर पार्टिकल नजदीक होंगे तो अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा। लेकिन अगर पार्टिकल एक्सट्रीम डिस्टेंस पे है तो देयर इज नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन। अब आप खुद समझिए, दो कंडीशन से हम गैस को स्टडी करते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन से, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए, फॉर ए गैस टू बी आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? देखिए, अगर टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। टेम्परेचर कम होने से क्या होता है? सोच के देखिए, गैस को अगर आप ठंडा करते जाएं तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल डाउन करें तो सॉलिड बनेगा। इट मींस टेम्परेचर डिक्रीज करने से पार्टिकल नजदीक आते हैं, और अगर पार्टिकल नजदीक आएंगे बेटा तो उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। तो यहां से हम समझते हैं कि टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होना चाहिए फॉर ए गैस टू बिहेव आइडियल, ताकि वो बहुत दूर हो जाए, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर अगर बहुत ज्यादा होगा बेटा तो भी पार्टिकल नजदीक आएंगे। तो अगर पार्टिकल को दूर करना है तो प्रेशर हटा दीजिए, आप नेग्लिजिबल कर दो, बहुत हाई कर, नेग्लिजिबल मतलब बहुत लो प्रेशर कर दो, तो क्या होगा? पार्टिकल दूर चले जाएंगे। तो क्या होगा हमारे पास, समझिए, प्रेशर को मिनिमम होना चाहिए और टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए, सो दैट ए रियल गैस, सारी गैसेस को क्या मान लिया गया बेटा? रियल गैस कैन बिहेव लाइक आइडियल। तो इस बात को हमेशा याद रखना बेटा, हमारा जो प्रेशर है रियल गैस के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए हमारे पास? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये मस्ट है एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से भी, क्योंकि क्वेश्चंस पता कैसे आते हैं? द रियल गैस बिहेव एज, क्या करते हैं वो? कंडीशन ए, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, बी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, सी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, डी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। इस तरीके की सिचुएशंस आपको बना के दे। अब आपको उसमें से वो सिचुएशन पिक करनी है जो आइडियल गैस पे एप्लीकेबल होगी। अब वो होती है बेटा जी, प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। तो आपका बी आंसर आ जाएगा इसमें। समझ रहे हैं? तो इस सिचुएशन में हमारी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। इस पूरी यूनिट में हम रियल आइडियल इन्हीं के बारे में ज्यादातर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? एक बार नोट डाउन कीजिए, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो जी ये है मोटे तौर पे दो तरीके की गैसेस, आइडियल गैस और रियल गैस। लेकिन इसके अलावा भी बेटा दो स्टेट्स हैं हमारे पास मैटर की, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, और एक होता है हमारे पास सुपर कूल्ड स्टेट। अभी प्लाज्मा स्टेट क्या है समझिए। सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं बेटा, दैट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे दैट विल कन्वर्ट इनटू गैस। लेकिन अगर हम गैस को भी हीट कर देंगे तो क्या होगा बेटा, जिसके इलेक्ट्रॉन एस्केप आउट होने शुरू हो जाए। देखिए, सॉलिड से लिक्विड और गर्म किया तो गैस, अब गैस को भी गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। और ये स्टेट बेटा जी हाईली एनर्जेटिक स्टेट होती है। आल्दो ये हमें स्टडी नहीं करनी पर पता जरूर होना चाहिए। दैट इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट, हाईली एनर्जेटिक स्टेट। सुपर कूल्ड के बारे में हम बताते हैं कि जब हम गैस को कूल डाउन करें तो लिक्विड, लिक्विड को कूल डाउन करें तो सॉलिड, और अगर बेटा जी सॉलिड को भी एक्सट्रीमली कूल डाउन कर दें तो जो स्टेट आती है ये होती है सुपर कूल्ड आपके पास लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये दो स्टेट्स ऐसी हैं जिन्हें हमें ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करना है। इस टॉपिक में हमें सिर्फ गैसियस स्टेट को ही फोकस करना। क्लियर है? तो तीन स्टेट तो बेसिक हो गई, सॉलिड लिक्विड गैस। दो स्टेट होगी बेटा प्लाज्मा और सुपर कूल्ड। इनके बारे में हम किसी दिन कोई एडिशनल लेक्चर करेंगे क्योंकि ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं। तो चलिए देखते हैं बेटा आगे की कहानी क्या है इनकी। नेचर में एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर पाया जाता है बेटा जहां सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज एक ही पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कुछ आपको समझाना चाहूँ तो ये कोई पॉइंट है, यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ गैस। तो अगर हम बात करें ये कब अचीव होगा बेटा, 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर होता है 4.58 mm ऑफ मर्करी। इस टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के तीनों फेज एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी एक तरफ लिक्विड, थोड़ा सा इधर गैस, थोड़ा सा उधर सॉलिड। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट, द पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर इन कलेक्टिव फेज, या आप कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे तीनों स्टेट हमें अवेलेबल हो जाए। इसे क्या नाम दिया गया है, ट्रिपल पॉइंट, और इसका टेम्परेचर और प्रेशर आपको बहुत अच्छे से याद है। तो अब आगे का समझते हैं बेटा सिस्टम इसका। अब एक बार मोटे तौर पे समझते हैं कि भाई गैस की कहानी क्या है। देखो बेटा, दो तरीके की फोर्सेस होती है हमारे पास। एक फोर्स होती है मोलिकुलर अट्रैक्शन, मोलिकुलर अट्रैक्शन, और दूसरी फोर्स होती है एस्केपिंग टेंडेंसी। ये दो फोर्सेस हैं जो नेचर में अप्लाई होती है, मोलिकुलर अट्रैक्शन एंड एस्केपिंग टेंडेंसी। अब समझिएगा, अगर मोलिकुलर अट्रैक्शन बेटा ज्यादा है एस्केपिंग टेंडेंसी से, पहले तो मोलिकुलर अट्रैक्शन समझ लीजिए, मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन। एस्केपिंग टेंडेंसी होती है दूर जाने की कारण, एस्केप, एक दूसरे से जो भी उनका जो फील्ड है उससे एस्केप कर जाना। अगर मोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी कम होती है बेटा, तो वो चीज सॉलिड की तरह बिहेव करती है, बिहेव लाइक सॉलिड। अगर मोलिकुलर अट्रैक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू एस्केपिंग टेंडेंसी, तो वो चीज बेटा जी लिक्विड की तरह बिहेव करती है। और अगर किसी केस में एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है मोलिकुलर अट्रैक्शन से, so the thing will become gas और behave like this। ये आपको समझना है। दो फोर्सेस अपोजिट एक्ट करती है, अट्रैक्शन खींचने की कोशिश करता है, एस्केपिंग टेंडेंसी दूर ले जाती है। सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा है तो एस्केपिंग कम है तो पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं। लिक्विड में दोनों बराबर है, ना तो वो ज्यादा पास आ पाते हैं ना ही ज्यादा दूर जा पाते हैं। लेकिन गैस के केस में गैस के मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी उनकी अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। इस वजह से गैस के पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्शन शो ना करके एस्केप हो जाते हैं और यू कैन से दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो ये दो चीजें हैं बेटा जिन पे हमें ध्यान रखना होता है, मोलिकुलर अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी। एक बार नोट कीजिए इनको। अब हम बात करते हैं बेटा गैस को स्टडी करते हुए कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो मेजरेबल है, यानी कि जिनको हम एक तरीके से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, एक एक करके पढ़ेंगे बड़े धीरे से सारी चीजें। ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज। तो अगर हम इसकी बात करें बेटा तो हमारे पास मास है, वॉल्यूम है, और यू कैन से टेम्परेचर है, डेंसिटी भी हो सकता है ना। चार मेजर प्रॉपर्टी होगी आपके पास। मास हो गया बेटा जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। प्रेशर और डाल लीजिए इसमें, 5 हो जाएंगे आपके पास। ये वो मेजरेबल क्वांटिटी है बेटा जो हमें एक गैस में स्टडी करनी होती है, या इनके बेस पे एक गैस को जस्टिफाई किया। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। तो एक एक करके, हाँ एक और बात बेटा, इससे पहले एक हल्का सा टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जानते हैं ना आप लोग, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं हम लोग, तो एक बार उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि वो सब बच्चों को पता होता है, आप डिफरेंस भी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या है, वो समझिए कि जो सॉलिड है बेटा जी, उसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती है। सॉलिड की वॉल्यूम, ये सॉलिड है, इसकी वॉल्यूम फिक्स होगी। ठीक है जी। लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स होती है, मगर गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। आप गैस को इतने कंटेनर में डालेंगे तो वॉल्यूम इतनी हो जाएगी, उसी गैस को रूम में खाली छोड़ देंगे तो वो रूम के जितना ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वॉल्यूम जो होती है गैस में वो फिक्स नहीं होती। क्लियर है? सॉलिड में और लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होती है। दूसरी जो प्रॉब्लमेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो होती है शेप की।
सॉलिड की शेप फिक्स होती है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड को आप बाउल में डालेंगे तो बाउल की शेप आ जाएगी, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे टेस्ट ट्यूब की शेप आ जाएगी, ग्लास में डालेंगे ग्लास की शेप आ जाएगी। लेकिन गैस की कोई शेप फिक्स नहीं होती है। लिक्विड और गैस की शेप फिक्स नहीं होती है, सॉलिड की फिक्स होती है। और वॉल्यूम की बात करें तो गैस की वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती है, कंटेनर के हिसाब से वॉल्यूम चेंज हो जाती है। छोटे गिलास में है तो छोटा वॉल्यूम, और गिलास अगर बड़ा कर देंगे तो हम बड़ा वॉल्यूम। तो आपको एक काम करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपकी बुक में, जो बहुत बेसिक है, इनिशियल क्लासेस से हम पढ़ते हैं, वो एक बार आप लोगों ने प्रॉपर्ली स्टडी कर लेने हैं। उनपे हम अपना टाइम कंज्यूम नहीं करें, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो आप पढ़ सकते हैं बेटा। हम लोग शुरू करते हैं मास। तो पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है मास। देखिए मास कैसे निकल सकता है गैस का। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इसका मास W1 ग्राम है। शुरू में मैंने इसको वे कर लिया, दैट इज W1 ग्राम। फिर मैंने इसके अंदर गैस इंट्रोड्यूस कर दी, कुछ भी गैस डाल दी बेटा, और फिर इसका मास हो गया W2 ग्राम। हालांकि बहुत बेसिक चीज है लेकिन समझनी होती। तो अब ये बन गया जी मेरे पास W2 ग्राम, इट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस। तो गैस का मास निकालने का सीधा सा तरीका है W2 माइनस W1। तो ये आ जाएगा, मान लीजिए x ग्राम आ गया, तो ये x ग्राम है हमारे पास मास ऑफ गैस। गैस का मास हम नॉर्मली नहीं निकाल सकते बेटा, पहले उन्हें कंटेनर में फिल करके उसे ब्लो करना होता है। पहले कंटेनर का मास निकाला जाता है, फिर उसमें गैस फिल करके उसका मास निकाला जाता है, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। जो बचा हुआ मास होता है दैट बिलोंग्स टू योर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गैस के मास को जनरली ग्राम्स में डिस्कस किया जाता है जनरली। और यहीं पे एक और चीज आ जाती है बच्चों, मोल। फर्स्ट यूनिट में आप लोग पढ़ते हैं मोल क्या होता है। मोल को निकालने का तरीका होता है, जो भी इसका मास आया, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास, उसे हम किससे डिवाइड करते हैं, इसके मोलिक्यूलर मास से। और यू कैन से, यहां पे आप मोलर मास भी लिख सकते, मोलर मास। तो दो चीजों पे चलती है गैस, एक तो मोल पे चलती है बेटा जी, एक मास पे चलती है। मोल इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। मास के लिए जो मेजरेबल क्वांटिटी आप यूज करेंगे दैट विल बी ग्राम। तो सीधा सा तरीका है, जिसकी भी गैस का मास निकालना हो तो पहले एक फिक्स कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर का मास निकाल लो, फिर सारी गैस उसमें फिल कर लो, फिर उसका मास निकाल लो और सब्ट्रैक्ट करो। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द मास ऑफ ए गैस। तो मास पहली ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है। दो बातें ध्यान रखनी है, ग्राम में डील करेंगे, और मोल निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी इसका मास है, मान लीजिए x है, इसे क्या कर देंगे, इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करके वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है। तो इस तरीके से हम अपने नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी समझते हैं बेटा। द सेकंड प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। ये मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इसकी वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम है। मैंने इसमें गैस कर दिया x, जो भी है, मैंने x अमाउंट ऑफ गैस इसमें रख दिया। फिर मैंने क्या किया बेटा जी, इसी गैस को 100 सेंटीमीटर क्यूब के कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, यहां से यहां डाल दिया। तो अब इस गैस की वॉल्यूम हो जाएगी 100 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि गैस की खुद की कोई वॉल्यूम नहीं होती है। गैस की जो वॉल्यूम होती है बेटा, इट ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। 1000 लीटर का भी कंटेनर होगा ना, तो भी इतनी सी गैस की वॉल्यूम फिर 1000 लीटर कंसीडर, क्योंकि पार्टिकल्स पूरे रूम में फैल जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, इसकी जो वॉल्यूम होती है, कंटेनर की ही वॉल्यूम होती है, और इसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है बेटा लीटर। हालांकि जनरली नहीं करते, फिर भी मैं आपको और भी टर्म्स बताऊंगा लीटर। एक और बात ध्यान रखिए बेटा, दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें मैंने ये x ग्राम शिफ्ट किए, लेकिन वहां ऑलरेडी कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं इस तरीके से। ये मान लीजिए उसमें सॉलिड है, ऑलरेडी सॉलिड भरा हुआ। अब मान लीजिए इस पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है v। तो जनरली गैस क्या करती है, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, लेकिन गैस सॉलिड के पार्टिकल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है।
तो मान लीजिए अगर सॉलिड ने x वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली बेटा, तो इस केस में गैस की वॉल्यूम हो जाएगी v माइनस एक्स। यानी कि अगर गैस के रास्ते में सॉलिड आ जाए तो वो सॉलिड की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं करती। तो अगर ये टोटल v है, ये x है, तो गैस को मिलेगा ये वाला स्पेस और यू कैन से v माइनस एक्स। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो ये हो जाता है हमारे पास v माइनस एक्स। एक और बात बेटा, अब मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर, छोटी छोटी बातें जो हम समझेंगे। ये है 100 सेंटीमीटर क्यूब का कंटेनर, इसमें O2 गैस है, N2 गैस है और मान लीजिए CO2 गैस, तीन गैसेस। तो इन गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा? टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें तीन गैसेस हैं, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और CO2। तो इक्वली डिवाइड कर दें उस वॉल्यूम को हम, यानी कि 33.3 सेंटीमीटर क्यूब समथिंग, 33.3 समथिंग, 33.3 समथिंग। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, बट याद रखिएगा बेटा ये गलत है। अगर किसी कंटेनर में गैसेस हैं और वो इफ दे डोंट रिएक्ट विद ईच अदर, इफ दे डोंट रिएक्ट, तो O2 का वॉल्यूम भी 100 होगा, इसका वॉल्यूम भी 100 होगा और इसका वॉल्यूम भी 100 होगा। ये आपको ध्यान रखना। यहां पर वॉल्यूम में डिवीजन नहीं होता है। जो वॉल्यूम पूरे कंटेनर का है वही ऑक्सीजन का माना जाएगा, वही नाइट्रोजन का माना जाएगा और वही बेटा जी CO2 का भी माना जाएगा। यानी तीनों का ही वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, बशर्ते वो आपस में रिएक्ट ना करें। अगर रिएक्ट करके उन्होंने कुछ और बना लिया तो फिर वॉल्यूम में हमारे चेंजेस आने शुरू हो जाए। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? तो अब वॉल्यूम से रिलेटेड जो है, एक बार हम लोग इनकी यूनिट्स देख लेते हैं अच्छे से। चलिए यहां हम लोग ट्राई करते हैं इनकी यूनिट्स को। देखिए जो सबसे बेसिक होता है हमारे पास वो है 1 लीटर। इसे हम 1 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है जी, 1 लीटर। और एक बार नोट करते रहो इसको, 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब होता है हमारे पास बेटा जी 1 मीटर क्यूब, जिसे हम 1000 लीटर या 1000 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हो। ठीक है जी। और जो 1 लीटर होता है बेटा, ये 1000 मिलीलीटर क्यूब के बराबर होता है। मिलीलीटर सॉरी, या फिर यू कैन से 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ कन्वर्जन्स है बच्चों जो इस यूनिट में आपके काम आएंगे। लीटर को हम क्या कह सकते हैं? डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, और लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर है, तो ये भी क्या हो गया? 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं 1 मीटर क्यूब में मिलीलीटर निकालने की कोशिश करता हूं तो आ जाएगा 10 की पावर 6 मिलीलीटर या 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो? तो ये वो कन्वर्जन्स है जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, तो इन्हें एक बार प्रॉपर ढंग से आप नोट डाउन कर। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास टेम्परेचर। एक्चुअल में बेटा गैस का जो टेम्परेचर है ना, वो मेजर करना बड़ा अजीब हो जाता है। तो गैस के पार्टिकल का टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करें? तो यहां एक बात जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में गैस का जो टेम्परेचर होता है ना, वो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, उसी को उनका टेम्परेचर मान लिया जाता है। यानी कि जिस एनर्जी के साथ वो ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं रैंडमली इधर से उधर, वो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वही उनके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें एसआई यूनिट की बेटा, तो वो हमारे पास होती है केल्विन। ये आप लोग जानते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय की। पूरे स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको कहीं भी टेम्परेचर मिले तो आपको केल्विन में डील करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरी यूनिट आप जानते हैं डिग्री सेल्सियस होती है, और रिलेशन क्या होता है बेटा? डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगी हमारे पास? 273 प्लस केल्विन। यानी कि 10 डिग्री अगर टेम्परेचर है, इसका मतलब 274 आपके पास केल्विन है। डिग्री सेल्सियस आ जाएगा यहाँ पे। ये 10 डिग्री अगर यहां है तो योर केल्विन विल बी 83 हो जाए।
तो ये एक बेसिक सा रिलेशन है जो आप पढ़ते हुए आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक और हमारे पास रिलेशन होता है बेटा जिसको हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान है। तो वो क्या रिलेशन होता है बेटा, दैट इज फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू C/5, ये डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये दोनों ही रिलेशन आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आते हैं, हालांकि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये एटलीस्ट आपको पता हो कि भाई 100 डिग्री का मतलब 373 केल्विन, और न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या अप्लाई करना है, केल्विन अप्लाई करना है। डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट अगर किसी स्पेशल केस में वो इंडिकेट कर रहा है कि करो तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू गो फॉर केल्विन। तो टेम्परेचर की हमारे पास 3 स्केल है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। रिलेशन ये होता है बेटा इनका, ठीक है। और आपको पता है कि भाई गैसेस जो होती है उनका जो टेम्परेचर है एक्चुअल में वो उनकी काइनेटिक एनर्जी से ही फाइंड आउट किया जा सकता है, जिसे हम आगे के लेक्चर्स में बहुत डीपली स्टडी करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये है हमारे पास टेम्परेचर का छोटा सा इंफॉर्मेशन, इसको नोट कीजिए एक बार। तो फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास डेंसिटी। एज वी नो दैट डेंसिटी इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम। इस तरीके से हम डेंसिटी को बेटा इंडिकेट करते हैं। एक्चुअल में हमारे पास दो तरीके की डेंसिटी होती है, वन इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, अनदर वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डेंसिटी। अभी वेपर डेंसिटी हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला निकालते हुए बेटा, कि वेपर डेंसिटी होती क्या है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2, यू कैन से वेपर डेंसिटी, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय। ये बेटा एक तरीके से ना कंपैरेटिवली स्टडी की गई डेंसिटी है। एक्चुअल में वेपर डेंसिटी क्या होती है किसी भी गैस की, हाइड्रोजन के मुकाबले में उसकी डेंसिटी क्या है, हाइड्रोजन से कंपैरिजन करते हैं। हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के मुकाबले में आपकी डेंसिटी कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है तो कितनी, कम है तो कितनी, तो उसे हम रिलेटिव डेंसिटी या जनरली हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है जी। आ रही बात समझो। और निकालने का तरीका क्या होता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2। याद रखना ये कंपैरेटिवली स्टडी की गई है, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के बाकी गैसेस को स्टडी किया जाता है। एब्सोल्यूट डेंसिटी में क्या होता है बेटा, देखें क्वेश्चन। तो वेपर डेंसिटी होती है बेटा जी मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2। ये कंपैरेटिवली स्टडी होती है हाइड्रोजन गैस के मुकाबले में, यानी कि हाइड्रोजन की डेंसिटी के मुकाबले में स्टडी करना है। दूसरा एब्सोल्यूट, इसका फार्मूला होता है बेटा D = PM/RT। इसको हम डिराइव भी करेंगे आगे के सेक्शन में, अभी आप सिर्फ जान लीजिए डेंसिटी क्या होती है, PM/RT। P फॉर प्रेशर, M फॉर मोलिकुलर मास, R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T फॉर टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहां से इनकी हेल्प से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्या है, कैसे है, ये फर्दर लेक्चर में स्टडी किया जाएगा। इसको हम डिराइव करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। और बस टेम्परेचर जो आपको पता है वो केल्विन में लेना है। R, अब R जो होता है ना बेटा, R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट माना गया है, इसकी वेरियस वैल्यूज हैं यूनिट के हिसाब से। तो एक लेक्चर हम करेंगे जिसमें हम R की SI यूनिट, CGS यूनिट, जो भी यूनिट्स होंगी, कभी जूल में, किलो जूल में, एटमॉस्फेयर में, पास्कल में, वो सारी स्टडीज करेंगे। तो याद रखना है R की जो वैल्यूज है वो यूनिट बदलने के साथ साथ बदल जाती है, फिर भी हमें सारी यूनिट से R निकालने की प्रैक्टिस करनी पड़े। तो डेंसिटी का ये तरीका है बेटा, वेपर डेंसिटी और ये वाली डेंसिटी PM/RT, वेपर डेंसिटी मोलिकुलर मास बाय 2। नॉर्मल कंडीशन में डेंसिटी क्या होती है आप सब लोग जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है जी। डेंसिटी नोट कर लो, फिर हमारे पास बचा है प्रेशर, उसको डिस्कस करते हैं। तो लास्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा कि प्रेशर क्या होता है। देखिए सबसे पहले समझिए कि प्रेशर गैस कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए बेटा। अब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इसकी वॉल को हिट करते हैं, ठीक है जी। तो जब ये इसे हिट करेंगे तो एक फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इस तरीके से हम गैस का प्रेशर निकालते हैं। ये मॉलिक्यूल अलग सारी डायरेक्शन में
क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे बेटा, क्योंकि रैंडम मोशन तो होता ही है गैस में। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो एक फोर्स अप्लाई होगी डिवाइडेड बाय एरिया, वी कॉल्ड इट प्रेशर। तो इस तरीके से हम गैस का प्रेशर निकालते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है, दैट इज प्रेशर। अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो जो यूनिट हम लेके चलते हैं न्यूमेरिकल्स में, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मान के चलते हैं गैसेस का, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स आपके पास है। अच्छा, इनमें भी कुछ कन्वर्जन्स होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, एक सेकंड रुको, जाता हूं, ये हमारे पास, इसको हम पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान है ना ये चीज, कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू पास्कल। तो ये पास्कल में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा 1 एटमॉस्फेयर की, तो समझिएगा 1 एटमॉस्फेयर जो होता है दैट इज 1.01325 पास्कल। ये हमारा रिलेशन होता है। अगर हम इसे किलो पास्कल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा बेटा, 1.325 किलो पास्कल। इसके अलावा भी हमारे पास यूनिट होती है बेटा, समझिएगा। हम प्रेशर को 760 mm ऑफ मरकरी में स्टडी कर सकते हैं। हम प्रेशर को 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में स्टडी कर सकते हैं। इसी को 760 टोर भी बोला जाता है। और 1 एटमॉस्फेयर को हम जो लेते हैं बेटा, इन सब को हम इसके साथ कोरिलेट करते हैं, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर 760 mm ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 760 टोर, या फिर 1.01325 पास्कल या किलो पास्कल में हम उसको इसमें से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। यहीं पे अगर हम इसे एक यूनिट और है बेटा, बार, अगर बार में कन्वर्ट करना चाहे तो 1.01325 बार जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर के हम बराबर रखें। तो ये कुछ यूनिट्स है बेटा, ये सभी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, सबकी सब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो इन्हें भी हम इंटरचेंज करना सीखें। पहले आप एक बार ये यूनिट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारी 5 मेजरेबल प्रॉपर्टीज है बेटा गैस की। आने वाले चैप्टर में इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज पे हम लोग डिस्कस